जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में बहुत भयंकर बर्फ गिरी थी। उसी दिन मैं पहाड़ की तरफ गया और वहाँ मुझे एक मरा हुआ काला भालू पड़ा मिला। वह भालू इतना बड़ा था कि कम से कम 400-500 किलो का होगा। मैं उसे किसी तरह घसीट कर घर ले आया और हंसते हुए बोला, अरे गौरी, ये भालू का मांस पूरा जाड़ा निकाल देगा और इसकी खाल कस्बे में बेचेंगे तो बढ़िया पैसा मिलेगा। इस बार तो किस्मत खुल गई। गौरी बोली, पिछले साल जब हमने नया गोदाम बनाया था तब हरिया और उसकी घरवाली कमला ने बहुत मदद की थी। आज रात भालू का मांस पकाएंगे और उन्हें भी बुला लेंगे। यह सुनकर मैंने हंसकर सिर हिला दिया और गोदाम से तेज छुरा लाकर भालू की खाल उतारने लगा। भालू अभी ताजा मरा था, उसके शरीर से भाप निकल रही थी। गौरी ने बाल्टी में उसका खून भरा और 2 बाल्टियां भर गई। फिर मैंने कुल्हाड़ी से भालू को बड़े छोटे टुकड़ों में काट दिया। मांस इतना निकला कि 3 बोरे भर गए। मैंने वे बोरे उठाकर सुअर बाड़ी के पास रख दिए। गौरी बाकी मांस लेकर गोदाम में चली गई और बोली, ज्यादा लकड़ी चीरना, ये मांस जल्दी नहीं पकेगा। मैं देर तक लकड़ी चीरता रहा। रात तक मांस पक गया तो मैंने हरिया और कमला को खाने पर बुला लिया। गौरी ने गरम शोरबा और भालू का मांस मेज पर रखा और बोली, हरिया, कमला, आओ छको और गरम शोरबा पीकर बदन गरम करो। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हरिया की आंखें फैल गईं। उसने घबराकर पूछा, ये किसका मांस है? मैंने हंसते हुए कहा, काले भालू का, पीछे पहाड़ पर मरा पड़ा था, बैलगाड़ी से लाया हूँ। तुम भी खाओ और जाते वक्त कुछ किलो साथ ले जाना। ये सुनते ही हरिया अचानक खड़ा हो गया और बोला, ये मांस मत खाओ, काला भालू बदला लेता है। बाकी मांस तुरंत पहाड़ पर वापस छोड़ आओ। मैं चौंक गया और बोला, मैंने उसे मारा नहीं, वह खुद मरा पड़ा था। फिर मुझसे क्या बैर? हरिया बोला, इतना बड़ा भालू बर्फ में पड़ा रहे और जंगली जानवर उसे न खाएं, ये हो नहीं सकता। जरूर किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया है ताकि तुम मरे भालू की गंध घर लाओ और जिंदा भालू को यहाँ खींच लाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? हरिया ने सिर हिलाया और पूछा, तुमने किसी से दुश्मनी तो नहीं ली? मैंने कहा, नहीं, मैं तो किसी से झगड़ा भी नहीं करता। तभी गौरी ने मेज पर हाथ मारा और बोली, मुझे याद आया, भोलाराम से बैर है। 2 साल पहले जब भारी बारिश हुई थी तब हमारी बूढ़ी सुअर उसके घर भाग गई थी। अगर मैं समय पर न पहुंचती तो वह उसे काट देता। वह जरूर उसी बात का बदला ले रहा है। तभी जोर से धमाका हुआ, जैसे हमारे दरवाजे पर किसी ने भारी चीज मारी हो। आवाज इंसान जैसी नहीं थी। उसी के साथ बाहर से सड़े मांस जैसी बदबू आने लगी जो बिल्कुल भालू के खून जैसी थी। हरिया का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपते हुए बोला, यही काला भालू है, वह आ गया। मैंने कहा, तुमने देखा भी नहीं, कैसे कह रहे हो? हरिया बोला, मेरे मामा को भालू ने मारा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो भालू आदमी खा लेता है उसके शरीर से हमेशा सड़ी लाश जैसी बदबू आती है, वह यही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, आंगन में 3 बोरे मांस पड़े हैं, हम अंदर छिपे रहें तो बच जाएंगे। हरिया बोला, जो भालू आदमी का मांस चख ले वह इंसान को कभी नहीं भूलता। बाहर के बोरे उसे नहीं लुभाएंगे। वह जानना चाहता है घर में कितने लोग हैं। चालाक भालू पहले डराता है ताकि कोई बाहर निकले और वह उसे पकड़ ले। उसकी बात खत्म होते ही फिर जोरदार धमाके होने लगे, जैसे दरवाजा टूट जाएगा। हरिया चिल्लाया, जल्दी दिया बुझा दो, उसे मत दिखाओ कि हम अंदर हैं। मैंने तुरंत दिया बुझा दिया और घर अंधेरे में डूब गया। बस चेहरों की हल्की परछाई दिख रही थी। कमला घबराकर बोली, मेज पर भालू का मांस रखा है, अब क्या करें? मैंने कहा, मैं इसे गोदाम में रख आता हूँ और थाली उठाने लगा। तभी हरिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, बाहर मत निकलो, वह दरवाजे तक आ चुका है। अब मांस फेंकने से भी कुछ नहीं होगा। जरूर यह सब भोलाराम की चाल है। वह जानबूझकर हमारे घर से बदला लेना चाहता है। हमारे गाँव के लोग सीधे सादे खेती करने वाले हैं, सिर्फ रघुवीर ही आलसी है। बंदूक लेकर पहाड़ों में शिकार करता फिरता है। वह मरा हुआ भालू उसी ने मारा होगा। दादी इतना ही बोली थी कि बाहर फिर जोर से धमाका हुआ। मेरे दिल में डर बैठ गया। मैंने कभी जिंदा भालू नहीं देखा था। तभी आंगन के फाटक पर रघुवीर की आवाज आई, काका दरवाजा खोलो, फावड़ा लौटाने आया हूँ। मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गया। सतीश से पूछा, ये क्या हो रहा है? रघुवीर बाहर कैसे है? सतीश बोला, नहीं हो सकता, जो बदबू थी वह भालू की ही थी, दरवाजा भी उसी ने पीटा था। रघुवीर बाहर कैसे खड़ा हो सकता है? मैंने कहा, कहीं तुमसे गलती तो नहीं हुई? जो बदबू थी वह मरे हुए भालू की भी हो सकती है। सतीश बोला, आदमखोर भालू के शरीर से सड़ी लाश जैसी बदबू आती है, मैं उस गंध को पहचानता हूँ। तुम्हारे आंगन में जो भालू काटा गया था उसमें वह बदबू नहीं थी, फिर बाहर रघुवीर कैसे है? अगर सच में भालू फाटक पर होता तो रघुवीर जिंदा आवाज नहीं दे पाता। सतीश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, गड़बड़ है, भालू जरूर कहीं छिपा है, वह चाहता है कि हम दरवाजा खोलें। रघुवीर खतरे में है। दादा ने कहा, अब क्या करें? उसे अंदर बुला लेते हैं, फिलहाल यही रास्ता है। दादी बोली, वह आदमी ठीक नहीं है, शायद वही मरा। भालू हमारे लिए जाल था। दादा बोले, एक ही गाँव के हैं, क्या उसे मरने के लिए छोड़ दें? उसके बाप से मेरे अच्छे संबंध थे, वह अकेला बेटा है, उसे यूं नहीं मरने देंगे। यह कहकर दादा ने बाहर आवाज लगाई, रघुवीर दीवार फांद कर अंदर आ जा, घर में लोग बैठे हैं। रघुवीर बोला, काका झूठ मत बोलो, तुम्हारे घर में तो दिया भी नहीं जल रहा, कितने लोग हैं दिखाओ। दादा कुछ कह पाते, उससे पहले वही सड़ी बदबू फिर फैल गई। सतीश चिल्लाया, जल्दी अंदर आ जा, हम सब यही हैं। सतीश भी है? रघुवीर बोला, अच्छा आता हूँ। वह दीवार फांद कर अंदर कूद आया। दादा ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और बोले, अंदर आ जा। रघुवीर मुस्कुराता हुआ भीतर आया। आते ही उसकी नजर मेज पर रखे भालू के मांस पर गई। वह अजीब मुस्कान के साथ बोला, अच्छा तो चोरी छिपे दावत चल रही है? काका मैं भी भूखा हूँ, मेरे लिए भी थाली लगा दो। सतीश बोला, ये मांस मत खा, अभी फाटक पर भालू खड़ा था। रघुवीर हंसकर बोला, कौन सा भालू? मैंने तो कुछ नहीं देखा, बदबू भी नहीं आई, मेरी नाक कमजोर है। यह कहकर उसने मांस उठाने को हाथ बढ़ाया। सतीश ने रोका, यह मत खा, जान प्यारी नहीं है क्या? रघुवीर बोला, एक भालू कई 100 किलो का होता है, मैं 2 टुकड़े खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? काका तुम कंजूसी मत करो। दादी ने गुस्से में पूछा, सच बता, पहाड़ पर जो मरा भालू मिला वह तूने मारा था? तूने जानबूझकर हमें फंसाया है। रघुवीर बोला, काकी मैंने सच में कुछ दिन पहले एक भालू पर गोली चलाई थी, वह भाग गया। ये नहीं जानता कि तुम्हें
तुम्हें जो मिला वह वही था या नहीं? दादी बोली वही था, उसी की वजह से जिंदा भालू नीचे आए हैं। तू हमें मरवाना चाहता है। रघुवीर बोला यह इल्जाम मत लगाओ, तुमने मुफ्त का मांस पाया और अब मुझ पर दोष लगा रही हो। मैंने कोई जिंदा भालू नहीं देखा। दादी गुस्से में कांपने लगी और बोली भालू फाटक पर ही था। रघुवीर बोला मुझे तो कुछ नहीं दिखा, तुम लोग वहम में हो। यह कहते समय उसकी नजर सतीश पर थी। सतीश बोला मुझे घूर मत, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर सच में भालू बाहर होता तो तू जिंदा नहीं आता, बदबू अभी भी है, वह कहीं छिपा है। दादा ने पूछा अगर बाहर भालू न निकला तो? सतीश चुप रहा। दादा बोले रघुवीर तू कहता है हमने फायदा उठाया है, अगर बाहर भालू नहीं निकला तो आंगन में पड़े 3 बोरे मांस के तू ले जाना, तू पूरी सर्दी खाएगा। काकी तुमने ही कहा था अगर आंगन के फाटक पर भालू नहीं निकला तो तुम और सतीश मिलकर ये सारा भालू का मांस मेरे घर पहुंचाओगे। रघुवीर मौत मत बुला, भालू यहीं आसपास है और वह आदमी खा चुका है, बहुत खूंखार है। रघुवीर दांत निकालकर हंस दिया, उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह बोला तुझे भालुओं की बड़ी समझ है, ऐसा लग रहा है जैसे तूने ही पाल रखा हो। सतीश गुस्से से पैर पटकने लगा और बोला अगर मरना है तो जा, कोई नहीं रोकेगा, जा फाटक पर देखा। रघुवीर यह कहकर बाहर निकल गया। वह अकड़ते हुए फाटक तक पहुंचा, बिल्कुल नहीं डरा। जैसे ही वह फाटक पर पहुंचा वह सड़ी लाश जैसी बदबू अचानक गायब हो गई। सतीश ने भौहें सिकोड़ ली और बोला अजीब बात है, क्या भालू चला गया? दादा बोले तू कैसे मान गया कि चला गया? सिर्फ बदबू नहीं रही इसलिए। सतीश ने सिर हिलाया और बोला भालू चालाक होता है, पहाड़ से नीचे आया था। रघुवीर फाटक पर खड़ा रहा तो शायद लौट गया होगा, आखिर जानवर ही तो है, लेकिन डर है कहीं दोबारा न आ जाए। दादा बोले सुबह होते ही गाँव वालों को बुलाएंगे, मिलकर उसे पकड़ेंगे। इतने में रघुवीर वापस अंदर आ गया और बोला बाहर कोई भालू नहीं है। काका उन 3 बोरों वाला मांस याद रखना, सुबह सुबह मेरे घर पहुंचा देना। दादा बोले ठीक है, सुबह पहुंचा देंगे। रघुवीर की आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कुछ सोच रहा हो। वह बोला नहीं अभी पहुंचाओ, मुझे भरोसा नहीं कि सुबह मुकर जाओगे। दादा बोले अगर भरोसा नहीं तो हमारे पश्चिम वाले कमरे में सो जा, खुद निगरानी कर लेना। रघुवीर बोला नहीं अभी लेकर चलो। दादा झल्ला गए और बोले ये जिद है, रात में बाहर निकलना मौत को बुलाना है, आदमखोर भालू कहीं भी हो सकता है, मेरी बात मान, सुबह दे देंगे। रघुवीर ने मुंह बनाया और बोला अच्छा ठीक है। उस रात हम सब मिट्टी के चूल्हे वाली तख्त पर सिमट कर लेट गए, जगह कम थी, सब जैसे तैसे टिके रहे। सुबह हल्की रोशनी हुई तो आंगन में घना कोहरा था, दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। रघुवीर बोला अब तो उजाला हो गया, मांस मेरे घर पहुंचा दो। दादा ने भालू का मांस गाड़ी पर लादा और बोले चल छोड़ आता। रघुवीर अनमने ढंग से गाड़ी पर बैठ गया। दादी बोली कोहरा बहुत घना है, थोड़ा रुक जाओ। दादा बोले अगर डर है तो सतीश साथ चल ले। सतीश बोला चिंता मत करो, दिन में भालू गाँव में नहीं आता। वह भी गाड़ी पर बैठ गया। दादा गाड़ी हाँकते हुए बाहर निकल गए। दादी ने मुझसे कहा छेदीलाल दरवाजा बंद कर दे। मैं भागकर फाटक की ओर गया। जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा दूर धुंध में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई मुझे हाथ हिलाकर बुला रही थी। मैं ठिठक गया। तभी दादी ने आवाज लगाई क्या देख रहा है, दरवाजा बंद कर। मैं बोला दादी कोई मुझे इशारा कर रहा है पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा। मेरी बात सुनते ही दादी का चेहरा उतर गया। वह भागकर फाटक तक आई, बाहर झांका और एकदम कांप गई। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और मुझे पकड़कर अंदर भागी। सतीश की घरवाली कमला घबरा कर बोली काकी क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों हो? दादी ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा। कमला की आंखें फैल गईं। वह बोली क्या तुम पक्के तौर पर कहती हो कि वह खड़ा हुआ भालू था? दादी बोली हाँ, उसकी देह पर भालू जैसे बाल थे। कमला बोली पर बदबू तो नहीं थी? दादी बोली सतीश कहता है कि आदमी खा चुके भालू से सड़ी बदबू आती है, मुझे बदबू नहीं आई, पर वह परछाई अजीब थी, जैसे घूर रही हो। मेरी रूह कांप गई। कोहरा अभी 2 घड़ी तक रहेगा। कमला बोली कहीं तुमने गलत तो नहीं देखा? इतने में मैंने फिर फाटक की ओर देखा, वहाँ फिर वही परछाई खड़ी थी। वह अब भी मुझे हाथ हिलाकर बुला रही थी। मैं घबराकर उछल पड़ा और उंगली से आंगन के फाटक की ओर इशारा करके बोला देखो वहाँ कोई खड़ा है। दादी ने बाहर देखा तो सच में वह परछाई बार बार हाथ हिला रही थी। दादी हिम्मत करके बोली कौन है, जवाब दे। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। वह साया बस इशारा करता रहा। दादी फिर बोली अगर इंसान है तो बोल, डर क्यों रहा है? पर बाहर सन्नाटा ही रहा। सतीश की घरवाली कमला कांपती हुई बोली काकी अंदर चलो, कोहरा छौटे तब देखेंगे। हम सब जल्दी से भीतर आ गए। कमला थर थर कांप रही थी और बोली काकी वह साया भालू जैसा लग रहा था। उसके इतना कहते ही बाहर से फिर जोर जोर से दरवाजा पीटे जाने की आवाज आई। दादी बोली गड़बड़ है, एक और भालू आ गया लगता है, पर भालू का मांस तो पहले ही भेज दिया, फिर यह कैसे आ गया? दादी का चेहरा उतर गया। वह बोली जानवर आग से डरता है, मैं बाहर आग जलाती हूँ। कमला ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली मत जाओ, भालू बहुत ताकतवर होता है, अगर घुसना चाहे तो रोक नहीं पाएंगे, भीतर ही रहो। दादी बोली कोहरा बहुत घना है, अगर वह अंदर आ गया तो बचना मुश्किल है। यह कहकर वह बाहर निकल गई। उन्होंने गोदाम से सूखी लकड़ियां निकाली और उन पर तेल डाल दिया। तभी जोर की आवाज के साथ फाटक टूटकर खुल गया। अब वह परछाई साफ दिखी। वह चौड़ी देह और मोटे पैरों वाला विशाल भालू था। दादी चिल्लाई अंदर भागो, सच में भालू है। दादी ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और लकड़ियों में आग लगा दी। पल भर में लपटें उठी और कोहरा थोड़ा हट गया। भालू आग देखकर पीछे मुड़ा और भाग गया। दादी जल्दी से भीतर आई और दरवाजा बंद कर लिया। वह बोली हमारे गाँव में बरसों से भालू नहीं दिखे, अब अचानक इतने क्यों? कमला बोली मैंने सुना है कुछ शिकारी मादा भालू मारकर उसके बच्चों को पालते हैं, बड़े होने पर उनकी खाल और मांस बेचते हैं। दादी बोली ये सब झूठ है, भालू को कौन पाल सकता है, वह तो आदमी को ही खा जाएगा। कमला बोली अगर बचपन से भूखा रखो और जंजीर में बांधो तो वह पालने वाले से डरने लगता है। दादी बोली पर हमारे गाँव में इतना अनाज कहाँ की भालू पाला जाए, खासकर सर्दियों में तो लोग खुद भूखे रहते हैं। कमला अचानक बोली अगर किसी ने लोगों को ही चारा बनाया हो तो? हमारे गाँव में बंदूक सिर्फ रघुवीर के पास है, वह रोज पहाड़ पर जाता है, कहीं वही तो भालू नहीं पाल रहा। दादी घबरा उठी और बोली दादा और सतीश खतरे में है, गाँव वालों को बुलाओ, हम सब मशालें लेकर रघुवीर
के घर की ओर भागे। दादी चिल्लाती जाती, बाहर आओ, बड़ा अनर्थ हो गया, भालू आदमी खा रहा है। उनकी आवाज सुनकर गाँव वाले निकल आए। दादी बोली, रघुवीर के घर में भालू पाले गए हैं, चलो उसके घर। लोग हैरान होकर बोले, काकी क्या कह रही हो, उसके घर में तो खाने को नहीं, भालू कहाँ से पालेगा? दादी बोली, अभी समझाने का समय नहीं, अगर देर हुई तो सतीश और दादा नहीं बचेंगे। सब लोग उसके घर की ओर चल पड़े, पर जब पश्चिम टोले पहुँचे तो घर खाली मिला। कोई बोला, वह तो आधी पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर रहता है, वहीं होगा। दादी बिना कुछ बोले पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। हम सब पीछे पीछे गए। वहाँ पहुँचकर देखा कि रघुवीर आंगन में भालू का मांस पका रहा था। हमें देख वह चौंका और बोला, सब लोग यहाँ क्यों आ गए? दादा और सतीश तो नीचे चले गए। दादी ने उसका गला पकड़ लिया और बोली, झूठ मत बोल, तू भालू पालता है, बता वे कहाँ है? क्या उन्हें भालू को खिला दिया? रघुवीर हंस पड़ा और दादी को धक्का देकर बोला, काकी पागल मत बनो, वे दोनों नीचे जा चुके हैं, मैंने कोई भालू नहीं पाला, मेरे पास इतना धन कहाँ कि भालू पालूं। रघुवीर तू जानवर है, तू जिंदा इंसानों को भालुओं के आगे डालता है। जैसे ही हरिया की औरत कमला ने यह कहा, गाँव वालों की आंखें फटी की फटी रह गयी। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। रघुवीर गुर्राया, किसने देखा मुझे भालू पालते हुए? अगर मेरे घर में भालू मिल जाए तो मेरी जान ले लेना। कमला गुस्से में आंगन में इधर उधर खोजने लगी, पर कई बार देखने पर भी कहीं कोई बड़ा भालू नहीं मिला। रघुवीर ठंडी हंसी हंसा और हांडी में उबल रहा भालू का मांस बाहर निकाल लाया। वह बोला, लो अभी अभी पका है, कोई चखेगा क्या? जब वह बोल रहा था तो मैंने देखा उसकी गर्दन में एक सीटी लटकी हुई थी। मैंने ऊंची आवाज में कहा, हमारे गाँव में कोई भालू पाल रहा है। सर्दी में पहाड़ पर खाने को कुछ नहीं होता, इसलिए भालू नीचे आकर इंसान खाता है। अगर भालू नहीं पकड़ा गया तो गाँव में चैन नहीं रहेगा। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रघुवीर का चेहरा बदल गया। वह झुंझलाकर बोला, जो कहना है बाहर जाकर कहो, मेरे आंगन में खड़े होकर मुझे मत सिखाओ। इतने में जंगल की तरफ से भालू की दहाड़ सुनाई दी। आवाज गहरी और भारी थी, सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर रघुवीर जरा भी नहीं डरा, वह आराम से मांस खाता रहा। भालू 2-3 बार दहाड़ा, फिर अचानक चुप हो गया। रघुवीर बोला, देखा कुछ नहीं है, अब सब अपने अपने घर जाओ। लोग मुड़ने ही वाले थे कि अचानक कुएं के अंदर से हल्की सी कराह जैसी आवाज आई। वह आवाज छोटे भालू के बच्चे जैसी लग रही थी। रघुवीर का चेहरा फक पड़ गया। वह घबराकर बोला, कुछ नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से। मैंने कड़क कर पूछा, रघुवीर कुएं में क्या छुपा रखा है? वह आंखें चुराते हुए बोला, कुछ भी नहीं है, बेकार की बात मत करो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, सच पता करना ही होगा, वरना पूरे गांव पर आफत आएगी। गांव के 2 जवान लड़कों ने रघुवीर को पकड़कर किनारे कर दिया। मैंने कुएं के ऊपर रखा लकड़ी का ढक्कन हटाया। अंदर पानी नहीं था, कुआं सूखा पड़ा था। नीचे से फिर वही कमजोर सी चीख सुनाई दी। गांव का रमेश बोला, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। उसने अपनी कमर में रस्सी बांधी और धीरे धीरे कुएं में उतर गया। कुछ देर बाद उसने ऊपर से आवाज लगाई, मुझे ऊपर खींचो। लोगों ने मिलकर उसे ऊपर खींचा। उसके हाथ में 2 छोटे भालू के बच्चे थे। उनके पंजों पर खून लगा हुआ था और वे बहुत कमजोर लग रहे थे। मैंने दहाड़ कर कहा, रघुवीर तू भालू पाल रहा है, अब क्या बोलेगा? मेरे दादा और हरिया कहाँ हैं? रघुवीर होंठ तिरछे कर बोला, भालू को खिला दिया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। भीड़ में से बुजुर्ग चौधरी रामनारायण आगे आए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, कमीने, तू भालू पालकर गाँव वालों को मरवा रहा है। हमारे पुरखों के नियम के हिसाब से तुझे सजा मिलनी चाहिए। बता कितने भालू पाले हैं और कहाँ छुपा रखे हैं? रघुवीर अब थोड़ा सहमा, पर फिर भी बोला, मैंने भालू पाले हैं पर किसी को मरवाया नहीं। कमला चिल्लाई, झूठ बोलता है, अभी खुद कह रहा था भालू को खिला दिया। रघुवीर हंसा और बोला, गुस्से में कह दिया था। सच में दोनों नीचे गांव की तरफ गए हैं, जाकर देख लो। चौधरी जी ने कहा, इसे पेड़ से बांध दो, आज सच निकलवाना पड़ेगा। इतना सुनते ही रघुवीर 2 कदम पीछे हटा और अचानक अपनी सीटी बजा दी। सीटी की आवाज बहुत तेज और चुभने वाली थी। मैं चिल्लाया, सीटी क्यों बजा रहा है? रघुवीर ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, मैंने 3 भालू पाले हैं, अब कोई नहीं बचेगा। उसकी बात खत्म होते ही जंगल के अंदर से भारी भारी कदमों की आवाज आने लगी। पेड़ों के बीच से 2 बहुत बड़े भालू निकलकर सामने आ गए। दोनों का वजन 700-800 किलो से कम नहीं होगा। गांव वाले उन्हें देखकर सहम गए। रघुवीर चिल्लाया, ये मेरे पाले हुए भालू हैं, जिंदा इंसान खाना पसंद करते हैं, अब कोई नहीं बचेगा। इतना कहते ही दोनों भालू झपटकर भीड़ की तरफ दौड़े। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। चौधरी रामनारायण वहीं खड़े होकर बोले, भागो मत। पर बात पूरी होने से पहले ही एक भालू ने उन पर पंजा मारा और उनकी गर्दन तोड़ दी। मैं डर से कांपने लगा। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरी दादी ने मुझे गोद में उठाया और पहाड़ी की तरफ भागने लगी। मैंने पीछे देखा, दोनों छोटे भालू जमीन पर पड़े थे। मैं चिल्लाया, दादी छोटे भालू को भी साथ ले चलें क्या? दादी बोली, उन्हें लेकर क्या करेगा? मैंने कहा, वे मर जाएंगे। दादी कुछ नहीं बोली। मैं दोनों छोटे भालू के बच्चों को उठाकर अपनी छाती से चिपका लिया। दादी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह मुझे सीने से चिपकाए जान बचाकर भागती रही। जब हम पहाड़ के नीचे पहुँचे तो गाँव वाले सब कांप रहे थे। कोई बोला, अब गाँव में रहना मौत को बुलाना है। रघुवीर पागल हो गया है, उसने 3-3 भालू पाल रखे हैं, वह पूरे गाँव को खिला देगा। दूसरा बोला, जल्दी कस्बे की तरफ भागो। कुछ लोग बोले, बैलगाड़ी ले चलो। पर किसी ने कहा, अब गाड़ी का इंतजार करने का समय नहीं है, पहले जान बचाओ। हम सब भागते हुए पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगे। आधा पहाड़ चढ़ते चढ़ते रात हो गई। सबकी सांस फूल चुकी थी। कोई बोला, अब 1 कदम भी नहीं चला जाता, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। सब लोग जमीन पर बैठकर हांफने लगे। दादी ने मुझसे कहा, छेदीलाल, उन भालू के बच्चों को फेंक दे, मुसीबत साथ मत ढो। मैंने रोते हुए कहा, वे बहुत छोटे हैं, अगर छोड़ दूंगा तो मर जाएंगे। दादी बोली, उनसे तेरा क्या लेना देना, फेंक दे। इतने में फिर वही सड़ी लाश जैसी बदबू हवा में फैल गई। सबके चेहरे पर दहशत छा गई। किसी ने कहा, भालू पास आ रहा है, भागो। एक आदमी बोला, मुझसे अब भागा नहीं जाता, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। दूसरे ने कहा, भालू पेड़ पर भी चढ़ जाता है। पर वह बोला, मैं पतली डाली
पर चढ़ूंगा, इतना भारी भालू ऊपर नहीं आ पाएगा। वह पेड़ पर चढ़ गया। कुछ जवान लड़के भी पेड़ों पर चढ़ गए। नीचे बूढ़े लोग ही बचे। 70 साल के जगदीश काका थक कर पेड़ के तने से टिक गए और बोले, अब जो होगा देखा जाएगा। बदबू और तेज होती जा रही थी। दादी मुझे उठाकर जंगल की तरफ और भीतर भागने लगी। अचानक पीछे से चीखें सुनाई दी और पेड़ों के टूटने की आवाज आई। भालू हमला कर चुका था। मैं डर से कांपने लगा। हम न जाने कितनी देर भागते रहे। धीरे धीरे वह बदबू गायब हो गई। सुबह होने लगी और जंगल में फिर घना कोहरा छा गया। दादी बोली, बस थोड़ा और, कस्बा पास होगा। इतने में मैंने कोहरे में एक परछाई देखी। देखते ही देखते वह साफ हुई और सामने एक सीधा खड़ा भालू था। उसके शरीर से कोई बदबू नहीं आ रही थी। उसकी नजर मेरे हाथों में पकड़े छोटे भालू के बच्चों पर थी। दादी घबराकर बोली, छेदीलाल जल्दी उन्हें नीचे रख दे, ये उनकी माँ होगी। मैंने कांपते हाथों से दोनों बच्चों को जमीन पर रख दिया। मादा भालू धीरे धीरे उनके पास आई और उन्हें सूंघने लगी। मैं सांस रोके खड़ा रहा। उसने दोनों बच्चों को मुंह में दबाया और कोहरे में गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। दादी बोली, अभी मत रुको, आगे बढ़ो। हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि फिर वही सड़ी लाश जैसी बदबू हवा में फैल गई। मैंने दादी की धोती कसकर पकड़ ली और बोला, दादी वह आदमखोर भालू फिर आ गया। इतने में जोरदार दहाड़ सुनाई दी। 700-800 किलो का विशाल भालू हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसके साथ रघुवीर भी था। रघुवीर हंसते हुए बोला, काकी मेरे भालू अभी भूखे हैं, तुम लोग बच नहीं पाओगे। भालू के मुंह पर ताजा खून लगा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह लार टपका रहा था। दादी अचानक घुटनों के बल बैठ गई। वह रोते हुए बोली, रघुवीर मेरे पोते को छोड़ दे, मेरी जान ले ले, वह अभी 8 साल का है। दादी उसके आगे सिर पटकने लगी। रघुवीर हंसते हुए बोला, गाँव वाले मुझे नीचा समझते थे, पीठ पीछे गालियां देते थे, अब सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ लोग मर जाएं तो क्या। उसने भालू की पीठ थपथपाई। भालू हमारी तरफ बढ़ने लगा और गुर्राने लगा। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। उसी वक्त झाड़ियों से वही मादा भालू निकल आई। वह उस आदमखोर भालू के सामने आकर खड़ी हो गई। वह उससे भी बड़ी और ताकतवर थी। रघुवीर चिल्लाया, पागल हो गई है क्या, इन्हें खा ले, नहीं तो तेरे बच्चों को मार डालूंगा। इतना सुनते ही मादा भालू ने झपट कर रघुवीर का हाथ अपने दांतों में जकड़ लिया। रघुवीर दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मादा भालू ने फिर आदमखोर भालू की तरफ देखा। वह कुछ पल ठिठका, फिर मुड़कर जंगल की तरफ चला गया। मादा भालू रघुवीर का हाथ पकड़े उसे घसीटते हुए जंगल में ले गई। रघुवीर की चीखें दूर तक सुनाई देती रही। दादी ने मुझे कसकर उठाया और हम जान बचाकर कस्बे की तरफ भागते रहे। उस रात गांव के ज्यादातर लोग भालुओं का शिकार हो गए। उस दिन के बाद दादी मुझे लेकर कस्बे में बस गईं और हम फिर कभी अपने गांव वापस नहीं लौटे।